हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जितना भी अभी पिछले 10 साल में मतलब 2014 से लेकर 2024 तक, अभी 25 वाला पेपर होने वाला है, पूरे 10 साल का प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछा जा चुका है वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। और सीधे सीधे नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी थोड़ा घुमा के भी पूछा जाता है, तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे सेम क्वेश्चन भी रिपीट कर चुके हैं एग्जाम में, लेकिन कभी कभी ऑप्शन से इधर उधर घुमा के भी क्वेश्चन देते हैं। तो अगर सीधे नहीं रिपीट किया है, तो अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा है उसको आप अच्छे से पढ़ लें उस टॉपिक को, तो पूरा मतलब कवर हो जाता है। उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो वो सब भी हम यहाँ पर लेके चलेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं, एक्स्ट्रा फैक्ट भी सब रहेगा। और अंतिम समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इन्वायरमेंट, इसके मतलब इसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे, अगर इन्वायरमेंट से आप पढ़ना चाहें तो एक दो क्वेश्चन चाहे आपको एक्स्ट्रा मिले, बाकी इन्वायरमेंट पूरा इसी से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। और ये जितने भी PYQs वगैरह रहेंगे वो आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएंगे, जो 500 वाला ग्रुप है। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, क्विज होते हैं, जो पोस्टर सीरीज चल रही है, करंट अफेयर के जितना मंथली डाला गया है, या फिर जो भी चीज़ें हैं यूपी पीसीएस से रिलेटेड, उसी ग्रुप में आपको दी जाएंगी। और दी भी जा चुकी हैं जितनी दी गई हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा बचा होगा वो सब दे दिया जाएगा। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है ये 6375412334। और इसी पे आप मैसेज करेंगे यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल, तो डिटेल मिल जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। 2024 से शुरू कर रहे हैं ये। अब इसको मतलब ध्यान से देखते जाइएगा, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे आपको मतलब समझ लीजिएगा आखिरी बार आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको एक बार और इसको रिवाइज करना है एग्जाम के पहले। 2024 में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको स्थलीय निवासी कह देते हैं। जो ऑप्शन था वो यहाँ पर लिखा है टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट्स। कभी कभी जो है इसको देवनागरी में ऐसे लिख देते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट्स। तो इसको जो है स्थलीय निवासी कहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जिसमें आपको तुरंत दिमाग लगा के तुरंत ऑप्शन मतलब क्लिक करना होगा, और ईजी रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व विरासत दिवस। ये सब दिवस को मैचिंग मतलब आता है कि अरेंज करिए। तो हमने कई बार जब करंट अफेयर पढ़ा है उसमें सभी मतलब जितने भी दिवस होते हैं सारा मंथली करंट अफेयर में हर दिवस का कराया गया है, और उसमें थीम वगैरह सब कुछ कराई गई हैं। यहाँ पे ये इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो आप समझ लीजिए कि करंट अफेयर में जब आप पढ़ें तो दिवस उसको अरेंज करने का देख लें। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। कभी कभी इसी में से कोई एक अगले एग्जाम में आ सकता है, मतलब उसमें से एक ऑप्शन ये भी डाल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। विश्व थायराइड दिवस 25 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई। तो ये दिवस को अरेंज करने को पूछा गया था। जैविक अनुक्रम की प्रवस्थाएं क्या क्या है। तो पहले प्रवास, फिर आस्थापना, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण, यानी माइग्रेशन। ऐसे 6 ये मतलब आप अगर इंग्लिश में भी पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप हिंदी मीडियम, मेरा ग्रुप पूरा हिंदी मीडियम का ही है, अगर आप ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं सभी नोट्स आपको हिंदी में ही मिलेंगे। जहाँ एक आध दो शब्द इंग्लिश का होगा वहाँ लिख दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपको जैसे आप यहाँ पे नोट्स देख रहे हैं वैसे ही वहाँ पे भी रहता है। और टेस्ट वगैरह भी हिंदी में ही होते हैं, क्विज भी हिंदी में ही है। तो अगर आपको हिंदी समझ में आती हो तो अच्छी बात है, बाकी उसके लिए सॉरी है कि मतलब इंग्लिश में नहीं है हमारा। नेक्स्ट है यहाँ पर हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, इकोक्लाइन, पाइक्नोक्लाइन। इसको मैच करने को आया था, क्या था ये। तो हेलोक्लाइन है सागरीय ऊर्ध्वाधर लवणता। थर्मोक्लाइन क्या है, तो ये गहराई के साथ तापमान में जो समानता और असमानता होती है उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। इकोक्लाइन क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक और निरंतर परिवर्तन। पाइक्नोक्लाइन क्या है, तो सागरीय जल घनत्व के बारे में। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मतलब आप इसको देखेंगे ये तो लूसेंट से ही कवर हो जाता है, ये वाली जो क्वेश्चन होते हैं। और कुछ क्वेश्चन आप जब भी एग्जाम देंगे तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे वो किसी को नहीं आएंगे, तो उनमें से ही अब देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कर सकते हैं, थर्मो मतलब तापमान होता है, तो गहराई के साथ तापमान, जहाँ पे तापमान की बात होगी वहाँ पे यही वाला ऑप्शन होगा। इको मतलब पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ तो होगा। उसके बाद हेलोक्लाइन, हेलो मतलब यहाँ पे लवणता की बात की जा रही है, हेलोक्लाइन सागरीय ऊर्ध्वाधर लवणता। पाइक्नोक्लाइन ये फिर बाकी सब हो जाता, तो ये भी हो जाता है पाइक्नोक्लाइन सागरीय जल घनत्व। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार क्या क्या है। तो अम्लीय वर्षा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये इस तरह से अगर नहीं पूछा गया तो इस तरह से पूछा जाएगा कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इससे जो है अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें होता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किससे संबंधित है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको जारी करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसको जारी करता है। एमिशन गैप रिपोर्ट इसको यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी इसको जारी करता है, एमिशन गैप रिपोर्ट। ये सब रिपोर्ट्स को जारी कौन कर रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन जारी कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर सतत विकास को, अभी देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे अभी अगला पेपर जब करेंगे। सतत विकास को लोकप्रिय बनाने वाली रिपोर्ट ये जो है कौन सी थी, तो इसको ब्रेटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। 1987 में ये रिपोर्ट आई थी, ब्रेटलैंड रिपोर्ट। और ये जो ब्रेटलैंड रिपोर्ट है, कभी कभी इसको ऑप्शन में अरेंज करने में डाल दिया जाता है कि ये कब आई थी, इसका ईयर मैच करिए, इस तरह से भी। तो 1987 में आई थी, सतत विकास से संबंधित ये रिपोर्ट है। और ये एक कमीशन बना था, उसी ने ये रिपोर्ट, ब्रेटलैंड कमीशन जो बना था, उसी ने इस रिपोर्ट को दिया था। और इसके अध्यक्ष थे नॉर्वेजियन पीएम ग्रो हेलेम ब्रेटलैंड, इन्हीं के नाम पे इस रिपोर्ट का नाम है। और इस रिपोर्ट को हमारा साझा भविष्य के नाम से भी जाना जाता है, अवर कॉमन फ्यूचर भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में हुई थी। काम क्या है इसका, तो ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती पर जोर देता है। ऑप्शन यही था कि आईपीसीसी का काम क्या है, तो ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन मतलब जो उसका तीव्र उत्सर्जन होता है उसमें कटौती हो, इसके लिए काम करता है। लेकिन यहाँ पर स्थापना भी देख लीजिए 1988 में हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर एसडीजी के बारे में, हर साल एसडीजी से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और ये 2030 तक हमें इसको सबको कंप्लीट करना है, हमारे जो 17 एसडीजी के लक्ष्य हैं। एसडीजी 4 किससे संबंधित है, अभी देखिएगा सब हम किसी पेपर में एक साथ पूरा सारे एसडीजी कर लेंगे आगे। एसडीजी 4 शिक्षा से संबंधित है। अब देखिए शिक्षा से संबंधित सीधे सीधे एक वर्ड नहीं लिखा रहेगा ऑप्शन में, कभी जो ऑप्शन आया था यहाँ पर डिजिटल शिक्षा या मतलब स्कूल से संबंधित कोई ऑप्शन था, तो जहाँ पे भी कुछ भी करके शिक्षा लिखा हो, शिक्षा के संबंध में कुछ भी लिखा हो, चाहे डिजिटल शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, इसमें एसडीजी 4 ही होगा आंसर। इसके अलावा ये जो एसडीजीज हैं 2015 में आए थे, यूएन की जो 70वीं बैठक थी उस टाइम पे ये लक्ष्य दिए गए थे और 2030 तक इनको अचीव करना है, यही है एसडीजी के लक्ष्य। फिर जो है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, राजाजी उत्तराखंड में है, पिन वैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये राष्ट्रीय उद्यान है और राज्यों से मैचिंग करने को आता है हर बार। निकेत या पारिस्थितिकी निकेत या निच भी बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, तो किसी जीव के अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक व जैविक कारक का क्षेत्र। मतलब एक प्राणी, हमारा जो निकेत है, हम कितनी दूर में मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, अगर हमारे लिए जीने की सारी कंडीशंस किस एरिया में कंप्लीट हो रही हैं, उसी को मतलब किसी जीव का जो है उसका निकेत यानी घर आप कह सकते हैं, उसको घर उसका कहा जाता है, इसको निकेत कह देते हैं इकोलॉजी की भाषा में। और ये शब्द किसने दिया था, तो 1917 में जे ग्रीनेल ने ये शब्द दिया था, पारिस्थितिकी निच या पारिस्थितिकी निकेत। तो ये ग्रीनेल का नाम याद रखिएगा, मैचिंग में आता है ये। नेक्स्ट है पौधों की प्रजातियों का सही क्रम उच्च से निम्न, पहले पादप जगत आता है, किंगडम, फिर फाइलम आता है, संघ, फिर वर्ग आता है, क्लास, फिर गण आता है, ऑर्डर। जगत, संघ, वर्ग, फिर ऑर्डर, मतलब जो गण है वो आता है, तो इसको अरेंज करने को आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2000, ये मतलब इतने क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे। अब यहाँ पर 23 वाला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैस और उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या है, तो 3rd पे है, पहले पे चीन, फिर यूएसए, फिर भारत। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अब जो क्वेश्चन पूछा गया 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बहुत दिन से इसके लिए अलग से कुछ नहीं आया है, मतलब ये रिपोर्ट का कुछ अलग से नहीं आया है। अभी रिसेंट में ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI जो है 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत जो है 10वें नंबर पर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और टॉप 3 में कोई नहीं, टॉप 3 को ब्लैंक रखा गया है। परफॉर्मेंस मतलब 3 में, मतलब टॉप 3 में इतना अच्छा प्रदर्शन किसी ने नहीं किया है कि उसको टॉप 3 में रखा जाए। 4th पे है डेनमार्क, वैसे इसको टॉप माना जाएगा। फिर 5 पे है नीदरलैंड, 6 पे है UK, उसके बाद 7th पे है फिलीपींस, 8th पे है मोरक्को, 9th पे है नॉर्वे। यहाँ पर 9 तक इसलिए लिखा है क्योंकि 10वें नंबर पे भारत है। अगर PCS में क्वेश्चन टफ बनता है तो इस तरह से बनता है कि निम्न में से कौन सा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में किसका प्रदर्शन भारत से अच्छा है, तो ये सब का अच्छा है, डेनमार्क, नीदरलैंड, UK, फिलीपींस, मोरक्को, नॉर्वे का। नेक्स्ट है किसी तरह का एक और इंडेक्स आता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स,
जो जोखिम सूचकांक होता है, जलवायु जोखिम सूचकांक है ये, और ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है। और तो रिस्क वाले में इसमें भारत का स्थान है 6वां, शीर्ष पे है डोमिनिका जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है, और भारत 6वें नंबर पे है। नेक्स्ट है यहाँ पर पोषक स्तर खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनते हैं। पोषक स्तर कैसे बनते हैं? पोषक स्तर या खाद्य श्रृंखला, जब जीव आपस में एक दूसरे से संबद्ध होते हैं तभी पोषक स्तर इसी तरह से बनते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्वपोषी होता है सबसे नीचे, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। फिर इन पर डिपेंड रहने वाले प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जिनको शाकाहारी कहते हैं। इन दोनों पर डिपेंड रहने वाले मतलब प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड रहने वाले मांसाहारी होते हैं, और सर्वाहारी में ये जो सब पे डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह से नीचे से ऊपर हम जैसे जैसे जाएंगे इनकी संख्या कम होती जाएगी, इसीलिए ये पिरामिड ऐसा सीधा बनता है। नेक्स्ट है मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? तो एजोला को प्रयोग करते हैं, जलीय पौधा है एजोला, और इसी की उर्वरता वगैरह बढ़ाने के लिए नील हरी शैवाल भी प्रयोग किए जाते हैं। ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं मिट्टी में। ये जब हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो नोट्स है उसमें सब चीज़ें लिख के दी हैं, अगर आप ग्रुप में हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, या इन्वायरमेंट का जो वीडियो पड़ा है वहाँ से देख सकते हैं। ये PYQ है, इसको ये मतलब लास्ट टाइम के लिए होता है, इसको पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मतलब 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और नोट्स पढ़ लेंगे तो बाकी सारे भी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर उसको भी पढ़ने का मतलब नहीं। फिर राइजोबियम ये और एजोटोबैक्टर, ये सब भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एजोला, नील हरी शैवाल, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये सब उर्वरता बढ़ाने के काम आते हैं। फिर यहाँ पे जैसे भी हमने देखा था SDG से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे सारे SDG लिख चुके हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है 2023 में, SDG 10 में क्या है? तो असमानताओं में कमी। 13 में क्या है? जलवायु क्रिया, इसमें ऑप्शन में ये था, लेकिन मतलब वैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ भी लिखा हो तो 13 में होगा वो। फिर SDG 14 में क्या है? पानी के नीचे जीवन, पानी के नीचे जो जीवन है उसके बारे में SDG 14 में है। और 15 में क्या है? जमीन पर जीवन, जमीन पर जीवन या भूमि के ऊपर जीवन, ऐसा कुछ भी लिखा हो तो 15 में आएगा वो। और जो बचा देखिए, पहला क्या है? पहला SDG है गरीबी, दूसरा है भूखमरी, तीसरा है स्वास्थ्य से संबंधित। अब स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी चीज़ आए वो इसी में आएगा, तीसरे में। फिर शिक्षा 4th पे है, 5 पे है लैंगिक समानता, फिर है 6 पे साफ पानी और स्वच्छता। अब देखिए, अगर इसी में कहा जाए कि पानी की पहुंच सब तक, या फिर जो जल जीवन मिशन वगैरह या इस तरह से जो भी योजनाएं चल रही हैं वो हमारे किस लक्ष्य को पूरा करती हैं, तो SDG 6 को पूरा करती हैं, या फिर किससे संबंधित है, इसको किससे संबद्ध किया जाएगा, तो SDG 6 है। फिर स्वच्छ ऊर्जा आएगी 7 पे, फिर 8th पे कार्य और आर्थिक वृद्धि, फिर 9th पे उद्योग, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th पे यही वाला हो गया समानताओं में कमी, फिर 11 पे सतत विकास मतलब सिटीज़ के बारे में किसमें है? 11 नंबर पे। 12 में क्या है? जिम्मेदारी के साथ उपभोग, जो मतलब हम अगली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें। फिर 13 में है ये जलवायु परिवर्तन, 14 में है पानी के नीचे जीवन, फिर 15 में है जमीन पर जीवन, 16 में है शांति, न्याय, मजबूत वैश्विक संस्थाएं, फिर 17 में है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स के लिए हमारी जो पार्टनरशिप है उसके बारे में। तो ये हैं पूरे 17 SDG हैं हमारे, जिसको 2030 तक अचीव करना है, 2015 में दिए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को क्या कहते हैं? तो इसको सतत विकास कहा जाता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह से बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें जो भी उपभोग कर रहे हैं अगली पीढ़ी के लिए बचाएंगे उसको क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। नेक्स्ट है 1992 का रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन। इसमें एक एजेंडा 21 दिया गया था। ये किससे संबंधित था एजेंडा 21? तो सतत विकास से संबंधित था। और ये रियो डी जेनेरियो वाला, इसको कहते हैं प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये जो है 3 से 14 जून के बीच में हुआ था 1992 में। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, जिसमें एजेंडा 21 दिया गया था, जो कि सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है परावैंगनिक किरणें अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस स्तर पर होती है? तो ये अधिकांशतः समताप मंडल में होती है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा में ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर होती है। तो अगर सीधे सीधे पूछा जाए तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह और समताप मंडल में होती है, लेकिन ज़्यादा भाग इसका समताप मंडल में, इसलिए अगर आंसर ऑप्शन में समताप मंडल लिखा रहता है तो वही सही होता है। लेकिन अगर दोनों लिखा रहेगा कि A और B दोनों, तो ये दोनों आपका मतलब आंसर सही होगा। नेक्स्ट है
देखिए ये अधिनियम इसमें से एक दो ही पूछा गया होगा, यही पूछा गया था ये वाला, उसके बाद लेकिन सारा यहाँ पे लिख दिया है कि इसी तरह के मतलब अधिनियम पूछे जाते हैं, ये सब अधिनियम बार बार रिपीट करते हैं। अभी आगे देखेंगे आप। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था 1974 वाला, जल से संबंधित एक अधिनियम आया था 1974 में। फिर वन अधिनियम 1927 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, देखिए वन के बाद यहाँ पर भारतीय वन था, यहाँ पर केवल वन था, यहाँ पर पर्यावरण हो गया, तो ये 86 में आया था। फिर जल संरक्षण अधिनियम, यही जो ये वाला है जो क्वेश्चन पूछा गया था 1974 में आया था। और इसी में अगर संशोधन वर्ड लग जाए तो ये जल संरक्षण अधिनियम का संशोधन हुआ था 1977 में। फिर जो है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ये 1981 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। तो ये अधिनियम बार बार रिपीट करते हैं, इसको सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ स्थित है? तो चंदौली यूपी में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली। नेक्स्ट है यहाँ पर संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनका संरक्षण, यही देखिए सेम क्वेश्चन बार बार उसी एक ही पेपर में रिपीट कर दिया है। तो सतत विकास कहते हैं इसको। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी क्या होता है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच का एक मापक होता है ये। और बीओडी का मतलब होता है प्रदूषण की मात्रा, जितना ज़्यादा बीओडी होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उतना मतलब प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीओडी ज़्यादा है मतलब जो जल है उसमें प्रदूषण ज़्यादा है, तो ये याद रखिएगा और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके अंतर्गत आते हैं? इन सीटू। इन सीटू मतलब उसको उसी मतलब अगर कोई जंगल है तो उसमें से जानवर को निकाल के अलग से संरक्षित नहीं किया जा रहा है, उसी एरिया को ही प्रोटेक्ट कर दिया जा रहा है, तो इसको कहते हैं इन सीटू। इन सीटू में मतलब स्ववासन इसको हिंदी में कहते हैं। क्या क्या आता है? तो राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आते हैं, जैव मंडल रिजर्व आते हैं, पवित्र उपवन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। देखिए पवित्र उपवन जो शब्द है ये इसमें ही कन्फ्यूज़न होता है। पवित्र उपवन किस में आएगा? इन सीटू में आता है, एक्स सीटू में नहीं आता है। एक्स सीटू मतलब बाह्यवासन, बाह्यवासन में आता है जीन बैंक, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर। देखिए चिड़ियाघर में जंगल से जानवर लाके अलग से रखे जाते हैं, उसको बनाया जाता है कृत्रिम रूप से, तो ये जो है एक्स सीटू कहलाता है। फिर आता है डीएनए बैंक, ये सब एक्स सीटू के एग्जाम्पल हैं। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो जामनगर गुजरात में स्थित है। और लोटिक इकोसिस्टम किसको कहा जाता है? तो नदी जो है, कई सारे ऑप्शन रहेंगे, तो लोटिक इकोसिस्टम में वही वाला ऑप्शन सही रहेगा जहाँ पे जल बह रहा हो। जैसे नदी है, नदी मतलब धारा प्रवाह जल बह रहा है, तो इसको लोटिक जो है इकोसिस्टम कहा जाएगा। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो ये आयोडीन के स्रोत होते हैं। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार यूपी में वनावरण कितना है? तो 6.24%। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था तो 2021 का पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेकिन अब जो पूछा जाएगा, अब देखिए रिपोर्ट नई आ गई है तो नई रिपोर्ट के अनुसार पूछा जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है यूपी में वनावरण 6.24%, जो कि 15,045 वर्ग किलोमीटर है। 2023 में वृद्धि कितनी हुई है? तो 118.43 वर्ग किलोमीटर की यूपी में वनों में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि झांसी में हुई है और सर्वाधिक कमी कहाँ आई है वनावरण में? तो लखीमपुर खीरी में आई है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है अभी? तो सोनभद्र में है, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर। सोनभद्र, खीरी, उसके बाद मिर्ज़ापुर। प्रतिशत के अनुसार भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, फिर चंदौली में है, उसके बाद श्रावस्ती में है। नेक्स्ट यहाँ पर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो स्रोत होते हैं जो कि नवीकरणीय हैं। अब इसके एग्जाम्पल यहीं पर देख लीजिए, हर बार लगभग क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन इसमें से। तो सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा हैं जिससे प्रदूषण नहीं होता है। तो ये सब जो है मतलब इसका अगर हम दोहन करें तो ऐसे ख़त्म नहीं हो जाएंगे, जीवाश्म नहीं होता है इसमें, तो ये सब नवीकरणीय हैं। नेक्स्ट है 2022 का पेपर, ये देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। देखिए वहाँ पर जमीन लिखा था, यहाँ पर भूमि केवल लिखा है, और सेम 10, 13, 14, 15 यही क्वेश्चन था पिछला वाला। 10 में असमानताओं में कमी, 13 में जलवायु परिवर्तन, 14 में जल के नीचे जीवन, 15 में भूमि पर जीवन। कभी इसको मैचिंग में आ जाता है, कभी इसको निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है इस तरह से आ जाता है, कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फैक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मेथेन है मुख्य अवयव, और इसके अलावा भी अगर पूछा जाए कि इसके अलावा भी क्या क्या रह सकता है, तो प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, पेंटेन भी होता है, लेकिन मुख्य अवयव मेथेन है।
फिर है सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मुख्यतः किससे बनी होती है? तो मुख्यतः ये मीथेन से बनी होती है। 93.05% इसमें मीथेन होता है। अन्य गैसों में इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और एथेन भी होता है। ये जो सीएनजी होती है गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषाक्त गैस होती है, पर्यावरण अनुकूल गैस है। ये क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा गया था कि मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है। लिम्नेटिक क्षेत्र क्या होता है? तो लिम्नेटिक क्षेत्र समुद्र या झील का वो क्षेत्र होता है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरह से हो जाता है, मतलब जहाँ तक प्रकाश पहुँच पाता है, जहाँ पर पेड़ पौधे मतलब जो पादप प्लावक होते हैं उनमें वृद्धि तेजी से होती है, उसको लिम्नेटिक क्षेत्र कहा जाता है, जो ऊपर वाला होता है। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1977 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यही क्वेश्चन पूछा गया था सीधा, मतलब कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में, यूपी में। और 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला इसको, और 1988 में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक ही नेशनल पार्क है यूपी में, 1977 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। प्रकाश रासायनिक धुंध में प्रदूषक क्या क्या होते हैं? तो जो धुंध होता है, स्मॉग होता है, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जिसको NO2 कहते हैं, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं, ओजोन भी इसमें होता है, PAN मतलब पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी इसमें होता है। तो ये सब जो है धुंध में होते हैं प्रदूषक के रूप में। ओजोन भी इसमें होता है, याद रखिएगा, NO2, ओजोन, ये सब PAN ये सब होता है इसमें। इको मार्क किस उत्पाद को दिया जाता है? तो इको मार्क जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो उत्पाद होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। इसको देने की शुरुआत कब की गई? 1991 में। इको मार्क और ईगो मार्क अलग अलग चीज़ें हैं, अभी आगे हम ईगो मार्क भी देखेंगे। इको मार्क इन्वायरमेंट फ्रेंडली उत्पादों को दिया जाता है। नेक्स्ट है जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य, मतलब मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? असम में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, पंचपड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को इसको मनाते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में गणना हुई थी डॉल्फिन की, तो भारत में टोटल 6327 डॉल्फिन है। ये नदी डॉल्फिन की बात की जा रही है, जिसमें से 6324 गंगा में है, 3 सिंधु में है। सर्वाधिक कहाँ पे हैं? 6327 में से 2397 यूपी में है। सेकंड पे बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर असम। ये मैच कर मतलब अरेंज करने को आ सकता है, पहले यूपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम। टोटल कितनी है? 6327। नेक्स्ट है UNDP द्वारा निर्धनता की 2 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो आय निर्धनता और मानव निर्धनता, 2 श्रेणियां UNDP की। 1997 में UNDP द्वारा आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया गया था। तो ये 2 श्रेणियां याद रखिएगा, आय निर्धनता और मानव निर्धनता। ये किसने दिया? UNDP ने। और 1997 में इसको आय निर्धनता को अलग करके मानव निर्धनता सूचकांक आ गया है। नेक्स्ट बात करेंगे जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष में घोषित की गई थी? तो 2019 से 20 के बीच में घोषित की गई थी, और उसी मतलब जो वित्तीय वर्ष में, और 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी। अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो मतलब घोषणा की डेट है ये। जैव निम्नीकरण जो उत्पाद हैं उसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो ऊन, मतलब जो नष्ट हो जाते हैं अपने आप, तो ऊन है जैव निम्नीकरण। मानव अपशिष्ट है, मानव या पशु की मृत्यु के बाद जो अपशिष्ट बचता है, या मानव द्वारा उत्सर्जित जो भी अपशिष्ट बचता है वो सब, अंडे का खोल, ये सब जैव निम्नीकृत पदार्थ हैं जो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अब प्लास्टिक वगैरह नहीं होता, इसलिए वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, मतलब वो जैव निम्नीकरणीय उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर वही निक्त वाला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकेत। ये जो है अपने जीव के, किसी जीव के अपने जीवन में के जीवित रहने के लिए आवश्यक जो भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक होते हैं, वही वाला क्षेत्र जो है निकेत कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग ग्रीनेल ने किया था 1917 में। अब शोर स्तर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आवासीय क्षेत्र का पूछा गया था कितना होता है? तो 55 डेसिबल होता है, और शांत क्षेत्र 50 डेसिबल इसका शोर स्तर होता है। औद्योगिक क्षेत्र का 70 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र का 65 डेसिबल। ये जो शोर स्तर वाला है, इन्वायरमेंट वाला, अगर आप नोट्स देखेंगे तो उसमें हमने जितने भी मतलब लगभग पूछे जाते हैं उसका लिख दिया है, तो वहाँ से जाके कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर गोल्डन क्रांति, ये किससे संबंधित है? तो बागवानी और शहद से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पाद से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा दोनों से गुलाबी क्रांति संबंधित है। सिल्वर क्रांति कपास से संबंधित है। सिल्वर चमकता है, कपास का रुई भी चमकती है। फिर जो है
लाल क्रांति मांस और टमाटर दोनों से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन और कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। देखिए रजत क्रांति अंडा से और सिल्वर क्रांति का अलग से लिखा है कपास से, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया होगा कभी। नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है यानी N2O, यहाँ पर NO2 नहीं है, देखिए N2O है नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs है, PFCs हैं, HF6 है जो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होता है, 6 मतलब हेक्सा। तो ये जो है ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब देखिए अगर ऑप्शन में रहे N2 मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये सबको ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया गया है डायरेक्ट रूप से। तो जब आए तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो ये इतना ही उसमें रहेगा ऑप्शन में, तभी इसको ग्रीन हाउस गैस लगाइएगा। निम्न में से कौन नहीं है, तो यही ऑप्शन में रहता है, यही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, और ये जो है इसी से संबंधित अभी हम सारे अधिनियम पढ़ चुके हैं ऊपर। फिर जो है पर्यावरणीय खतरे वाला वृक्ष किसको कहा जाता है, यूकेलिप्टस को कहा जाता है। वाटरशेड विकास परियोजना 2000, जो यूकेलिप्टस वही है सफ़ेदा, ये वाटरशेड विकास परियोजना 2003 में आई थी, हरियाली योजना के अंतर्गत इसको लाया गया था। अब 2021 का पेपर, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब आई थी, तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आई थी 1997 में। और ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो इससे ग्रीन हाउस गैस में कमी से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करना इसका उद्देश्य था। क्योटो प्रोटोकॉल को पेरिस समझौते से प्रतिस्थापित किया गया है। क्योटो जो है एक शहर है जापान का, वहीं पर ये समिट हुई थी 1997 में, उसी में ग्रीन हाउस गैसेस पर ज़्यादा चर्चा की गई थी, तो ये याद रखिएगा। नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत क्या क्या होते हैं, तो वही जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, फिर ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा भी इसी में आता है, याद रखिएगा, तापीय ऊर्जा नहीं, भूतापीय ऊर्जा। जैसे भूकंप वगैरह जब आते हैं तो उसको अगर हम कलेक्ट करके उसका ऊर्जा को, लेकिन हम ज़्यादा उसका कलेक्शन नहीं कर पाते, लेकिन वो नवीकरणीय में ही आएगा। अनवीकृत ऊर्जा कौन सी है, तो पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, देखिए ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। फिर जो है कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब नवीकरणीय नहीं है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में सभी तत्व आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये एक स्टेटमेंट था, यही स्टेटमेंट सही था। फिर जो है ग्रामीण समुदाय के तत्व जो हैं, इसमें ग्रामीण समुदाय में क्या क्या होता है, हम की भावना होती है, मैं नहीं होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है, समान सांस्कृतिक परिवेश होता है गांव में, आत्मनिर्भरता होती है, मतलब कृषि पर निर्भरता, या जो भी चीज़ होती है, कोई अपना मतलब फैक्ट्री नहीं चला रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहीं पर आपको तुरंत सोचना होता है, तुरंत आंसर करना होता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया था, तो ऑगस्टे कॉम्टे ने दिया था, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये सामाजिक विकास की 3 अवस्थाएं किसने दी थी, सिद्धांत ऑगस्टे कॉम्टे ने। और ये 3 सिद्धांत हैं कौन कौन से, तो धार्मिक चरण इन्होंने बताया था, आध्यात्मिक चरण और वैज्ञानिक चरण। धार्मिक चरण जो वो लोग केवल मतलब ये सब चीज़ें चल रही हैं ईश्वर के हिसाब से उस तरह से मानते हैं, और ये जो थोड़ा पढ़ लिख के मानते हैं। वैज्ञानिक मतलब जो सब चीज़ प्रैक्टिकली सोचते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम, वही जो 1986 में आया था। फिर जो है विश्व ओजोन दिवस, ये 16 सितंबर को आया था, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है मतलब। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसी दिन आया था 16 सितंबर 1987 में। तो 16 सितंबर 1987 की वजह से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत क्षरण से संबंधित था, तो इसलिए इसको मनाते हैं। फिर जो है उसी दिन के उपलक्ष्य में 2025 का इसका थीम क्या है, तो फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर इको मार्क पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री, इको मार्क क्या है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री के लिए इसको दिया जाता है इको मार्क को। और अभी जो है इसको हम पढ़ चुके हैं, 1991 में ये लागू हुआ था। जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो उत्पाद होते हैं उसके लिए इको मार्क जारी किया जाता है, भारतीय मानक ब्यूरो इसको जारी करता है। ईगो मार्क क्या है, तो ये एक प्रमाणन चिन्ह है जो कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और ग्रेड को प्रमाणित करता है। ईगो मार्क केवल कृषि से संबंधित उत्पादों को दिया जाता है, और इको मार्क हर चीज़ को भी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी उसको इको मार्क दिया जाएगा। ईगो मार्क केवल कृषि वाले से। और ये जो ईगो मार्क है ये कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के तहत दिया जाता है, और ये वाला इको मार्क जो है 1991 के तहत दिया जाता है।
ईगो मार्क जो है अनाज, दाल, मसाला, खाद्य तेल, फल, सब्जी इसके लिए दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब इसमें तेल और फल, सब्जी सब कुछ आता है, मसाला भी आता है, मतलब कृषि से ही रिलेटेड जो चीज़ें होंगी ईगो मार्क उसी को दिया जाएगा। यहाँ पे ईयर वगैरह भी ये 91 और 37 याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर टापा कपड़ा, ये जो है मोरेसी परिवार के सहतूत के पेड़ की छाल से बनाया जाता है टापा कपड़ा। यही एक क्वेश्चन था, टापा कपड़ा जैसे बनाते हैं तो सहतूत के पेड़ की छाल से। पारिस्थितिकी तंत्र के सभी तत्व आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जिसमें आपस में सब कनेक्टेड हो, पौधे जानवर से और उसके बाद फिर मनुष्य से सब कुछ कनेक्टेड हो, वही है पारिस्थितिकी तंत्र। फिर जो है पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम, ये बार बार देखिए पूछा जाता है, 1986 में आया था। नेक्स्ट है फिर वही अधिनियम वगैरह आ गए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। सुपोषण या यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो इसमें जो है जल में पोषण तत्व बढ़ जाते हैं तथा शैवालों व अन्य पादपों की संख्या बढ़ने लगती है, किंतु जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है, जो जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। अगर ज़्यादा सुपोषण हो रहा है, ज़्यादा जो जलकुंभी वगैरह अगर ज़्यादा हो जाती हैं किसी जल में, तो वो जो है ऑक्सीजन कम हो जाता है, उस पानी का ऑक्सीजन जो है कम हो जाता है, तो उसमें जो जल के जो जीव होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा यूट्रोफिकेशन जो है सुपोषण जल के लिए हानिकारक हो जाता है, मतलब उसके जो जीव होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर साला झील कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको हम ज्योग्राफी में भी कर सकते थे। साला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में, कालीवेली झील तमिलनाडु में स्थित है। सभी झीलें वगैरह जो इंडियन ज्योग्राफी वाला नोट्स है उसमें जाके देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी ब्रेक टाइम क्लासेस वीडियो भी डालेंगे तो उसमें पूरा वीडियो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, मतलब जितनी भी झीलें छोटी बड़ी जैसी भी वो सब उसमें है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य यहाँ पर देखिए, इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, मोल्लेम ये गोवा में स्थित है, कलेसर हरियाणा में स्थित है, बेतला झारखंड में स्थित है। अगला है 20वीं सदी के 80 के दशक में विश्व भर में पर्यावरण प्रदूषण, विस्थापन, पुनर्वास आदि पर चर्चा की गई थी। इसी तरह का एक स्टेटमेंट था, तो ये सही है। 20वीं सदी में जो 80 का दशक था, वहाँ पर 80 का दशक मतलब 1970 से लेकर 1980 तक, उसको कहेंगे 80 का दशक। तो उसी में देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई थी। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके 73 में प्रोजेक्ट टाइगर, बहुत सारी चीज़ें आई थी उस टाइम पे, तो पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी बात की गई थी। और एक सम्मेलन भी हुआ था 1972 में, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर रामसर सम्मेलन वगैरह भी है उसी में, इसी दशक में बहुत सारी चीज़ें हुई। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट 1987 के बाद व्यापक रूप से शुरू हुई थी। धारणीय विकास मतलब सतत विकास, या फिर उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। वही जो हमने पढ़ा था ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो कि 1987 में आई थी, उसी को हमने ये भी कहा था उसी टाइम पे। अभी पिछले मतलब 2024 के क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि हमारा साझा भविष्य, वही है आवर कॉमन फ्यूचर, ये 1987 की रिपोर्ट है। नेक्स्ट है कुछ थोड़ा बहुत वर्ड चेंज करके वही क्वेश्चन दे देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 1962 में एक प्रकाशित पुस्तक थी जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। इसके लेखक कौन है? तो रेचल कार्सन है। ये साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है, ये पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी, इससे पूछा जा सकता है। साइलेंट स्प्रिंग किसकी है? रेचल कार्सन की। वन्य प्राणियों के जैसे इस तरह से कुछ जब कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, मतलब अब बहुत ही ज़्यादा जिसने पढ़ाई कर ली हो उसी को आएगा, या फिर रिपीट किया हो क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं या छोड़े जाते हैं। वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि प्रमुख कारण नहीं है, मतलब जो वन्य प्राणी हमारे विलुप्त हो रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि के कारण नहीं विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्तीकरण के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या होते हैं? तो प्राकृतिक आवास का नाश होना, जंगल में आग लग जाना, वन्य प्राणियों का अवैध व्यापार, ये सब डायरेक्ट कारण है। ठीक है, तो ये मतलब जैसे ऑप्शन जो दिया गया था उसमें था कि निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, तो इनमें से ज़्यादा जो कारण नहीं लग रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि इसका मेन कारण नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र के अलग अलग स्तर होते हैं उनसे गुजरना कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो होशंगाबाद से हुई थी, मध्य प्रदेश से, 1977 में। और क्वेश्चन में जो आयोग ने माना है दरभंगा बिहार को माना है, लेकिन होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हुई थी, तो यही आप याद रखिएगा। कभी कभी क्या है, 2-4 क्वेश्चन हर बार ऐसा होता है कि मतलब वो आयोग की आंसर की में ही गलत रहता है, तो आप कितना भी सही कर लो गलत ही रहेगा।
ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो पृथ्वी का तापमान कितना होता? तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये हमारी पृथ्वी ये ग्रीन हाउस गैस का एक वो है, पूरा लेयर है। जब सूर्य की किरणें आती हैं तो इसको कहते हैं लघु तरंग विकिरण। हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो कुछ मात्रा में किरणें, मतलब जो उसमें परावैनी किरणें वगैरह होती हैं, यहीं पर अवशोषित कर ली जाती हैं, कुछ मतलब यहाँ पर आती हैं पृथ्वी पर। और दिन भर ये गर्म होती है पृथ्वी, रात को ये जो है ठंडी होती है पृथ्वी। सारी जो गर्मी होती है इसकी बाहर निकलती है, तो इसमें कुछ मात्रा में गर्मी यहाँ पर रोक ली जाती है, बाकी सब बाहर निकल जाती है, तो रात में पृथ्वी थोड़ा ठंडी हो जाती है। अगर इन्हीं सारी गैसेस को हटा दिया जाए तो सारी जितनी भी गर्मी हमें सूरज से प्राप्त हुई है सारी निकल जाएगी, तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर तापमान हो जाएगा। जो किरणें आती हैं इसको कहते हैं लघु तरंग विकिरण, जो रात को निकलती है उसको कहते हैं दीर्घ तरंग विकिरण। तो ये भी याद रखिएगा। और अगर ये मात्रा, ये जो गैसेस होती हैं इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो गर्मी बहुत कम निकल पाती है, तो पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है, उसी को कहते हैं कि प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन एकदम से हटा भी दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाएगी पृथ्वी। नेक्स्ट यहाँ पर समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसको कहते हैं क्रमक या सीयर कहते हैं। अनुक्रम विकास प्रौढ़ावस्था तक होता है। अलग अलग जो समुदाय होते हैं उनका मतलब वही क्रमिक विकास, उसी को कहा जाता है। सतत पर्यटन यानी सस्टेनेबल टूरिज्म का उद्देश्य क्या है? कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का विकास करना, ये सस्टेनेबल टूरिज्म। अब सस्टेनेबल वर्ड किसी में भी लग जाए, मतलब सब चीज़ों का संरक्षण करते हुए उपयोग करना। नेक्स्ट है NO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, N2O ग्रीन हाउस गैस है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है मेथेन गैस के स्रोत कौन कौन से हैं? मेथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलती है? इसमें से एक ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा और यहाँ पे सभी लिखा हुआ है। तो आर्द्र भूमि, जहाँ पे भी जो आर्द्र भूमि होगी, पानी होगा, वहाँ से पानी और कीचड़ वगैरह जहाँ पे होगा वहाँ से मेथेन गैस निकलती है। इसके अलावा धान के खेत से जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पे निकलती है। जानवर जो जुगाली करते हैं जानवर खाने के बाद, वहाँ से भी मेथेन गैस निकलती है। सेल्यूलोज पाचन जब होता है तब भी, मतलब वही जानवर जब जुगाली करते हैं, जानवर जो हैं वो जो पौधे वगैरह खाते हैं, घास खाते हैं, उसमें सेल्यूलोज होता है, तो उसके पाचन में भी मेथेन गैस निकलती है। दीमक बाम्बी से मेथेन गैस निकलती है। बायोगैस प्लांट से भी मेथेन गैस निकलती है। रोम क्लब द्वारा द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट एक आई थी, ये कब आई थी? 1972 में आई थी। ये सब देखिए रिपोर्ट को भी मैच करने को, मतलब अरेंज करने को आता है। फिर एक है आवर कॉमन फ्यूचर, वही जो भी हमने बात की थी, द ब्रेटलैंड रिपोर्ट के भी इसको कहते हैं। ये 1987 में आई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 87 में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। देखिए ये अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था अभी तक और ये एक में कर दिया गया। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट ये कब आई थी? ये याद रखिए, ये नया क्वेश्चन है। रोम क्लब द्वारा द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में आई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो चंबल वाला एरिया उसमें पड़ता है। 1979 में इसको अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था, याद रखिएगा। पर्यावरण को निम्न वर्ग में बांटा गया है। एक तो भौतिक या अजैविक पर्यावरण, फिर जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, 3 भाग में बांटा गया है इसको। पारिस्थितिकी संक्रमण यानी इकोटोन किसको कहा जाता है? तो इकोटोन की अवधारणा किसने दी थी? तो इकोटोन की अवधारणा बेनेट ने दी थी। पारिस्थितिकी संक्रमण क्या होता है? जब एक पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ होते हैं तो ये जो बीच वाला क्षेत्र होता है इसको संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। तो कभी कभी कुछ प्रजातियां जैसे यहाँ पर हैं, कुछ प्रजातियां यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर ये दोनों तो प्रजातियां होंगी, लेकिन हो सकता है कि कोई एक एक्स्ट्रा प्रजाति आ जाए, मतलब एक ऐसी प्रजाति आ जाए, तो वो उनका क्षेत्र हो जाएगा संक्रमण क्षेत्र। यहाँ पर जो संक्रमण क्षेत्र होता है यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जहाँ पर समुद्र और पानी मिल रहे हैं वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी, समुद्र और क्या जमीन, तो इसको कहते हैं इकोटोन। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन का प्रभाव जो है क्या क्या पड़ता है? बीमारियां होती है, प्रवाल विरंजन होता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मतलब वही जो लेयर है ग्रीन हाउस गैसेस की वो बढ़ेगी तो मतलब पृथ्वी गर्म होगी ज़्यादा, तो बीमारियां बढ़ेंगी, प्रवाल विरंजन होगा। जल संकट, समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, जब हिमनद पिघलेंगे तो समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। कठोर मौसमी घटनाएँ होंगी, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। फिर 2019 का क्वेश्चन SDG 6 पूछा गया है। SDG 6 क्या है? तो जल उपलब्धता और प्रबंधन से संबंधित है। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? कब किया गया था? तो 1972 में क्लब ऑफ रोम, यानी जो ये क्लब ऑफ रोम अभी हमने देखा, ये इसी से पढ़ा था, ये द लिमिट टू ग्रोथ एक रिपोर्ट 1972 आई थी और वही है द लिमिट टू ग्रोथ, वही यहाँ पर हिंदी में लिखा है समृद्धि की सीमा।
इसका जो है ये कब आया, 1972 क्लब ऑफ रोम के द्वारा। क्लब ऑफ रोम कब बना था, तो 1968 में बना था। नेक्स्ट है जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, तो ये शब्द किसने दिया था जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो नॉर्मन मायर्स ने दिया था। और हमारे इंडिया में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। ये निकोबार और जो इधर वाला एरिया है, जो थोड़ा सा इंडोनेशिया वाला भी, जो सुमात्रा वगैरह वाला एरिया है, इसको ले लिया जाए तो इसको कहते हैं सुंडालैंड। तो ये इसको जो है हमारे यहाँ जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर से ये क्वेश्चन 73 टाइगर, हाथी वाला 92, उसके बाद जैव विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट है ब्रेटलैंड कमीशन द्वारा जारी, वही क्वेश्चन 1987 में आई थी ब्रेटलैंड रिपोर्ट, जिसमें सतत विकास के बारे में चर्चा की गई थी और आवर कॉमन फ्यूचर इस रिपोर्ट को कहा जाता है। आवर कॉमन फ्यूचर भी कहते हैं, ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो बायो सेफ्टी से संबंधित है। ये कब आया था, तो सन 2000 में आया था ये, और 2003 में इसको लागू किया गया था। ये मतलब सम्मेलन कहाँ पे हुआ था कार्टेजेना, तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। कार्टेजेना सम्मेलन किससे संबंधित है, बायो सेफ्टी से संबंधित है। 2003 में इसको लागू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिर स्टॉकहोम सम्मेलन। अब देखिए जो ऑप्शन दिया होगा वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, तो चारों के बारे में यहाँ लिखा है। स्टॉकहोम सम्मेलन, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है जैविक प्रदूषक से संबंधित है और ये 1972 में आया था स्टॉकहोम सम्मेलन। फिर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, तो 16 सितंबर, जिसको ओजोन डे के रूप में हम बनाते हैं, 16 सितंबर 1987 को आया था ये। और 1 जनवरी 1989 को इसको लागू किया गया था। दोनों डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर 87 में आया, 89 में लागू किया गया। अब एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ओजोन लेयर होती है ये हमारी पराबैंगनी किरणों को रोकती है आने से, और इसी में जब होल हो जाता है तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुँचने लगती हैं। और ओजोन लेयर अगर ना रहे तो मतलब सारी जो पराबैंगनी किरणें हैं नीचे आ जाएंगी और हमारी मतलब बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, मतलब रहेगा ही नहीं कोई। और यही ओजोन लेयर, मतलब यहाँ पर ओजोन की यही परत होती है, यही ओजोन लेयर जो कि समताप मंडल में है, नीचे क्षोभ मंडल के निचले स्तर पे जहाँ हम रह रहे हैं, अगर ओजोन यहाँ पे रहे तो वो प्रदूषक का काम करती है। लेकिन जब ये समताप मंडल में लेयर के रूप में रहती है तो हमारे संरक्षण का काम करती है। तो अगर पूछा जाए कि ओजोन जो है प्रदूषक का काम करती है कि नहीं, तो करती है, लेकिन हमारे जब एनवायरनमेंट में रहेगी तब। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, ये ग्रीन हाउस गैस ऊर्जा उत्सर्जन को सीमित करने का लिए लाया गया था और ये जो है 11 दिसंबर 1997 में हुआ था, ये क्योटो प्रोटोकॉल आया था। लागू कब किया गया, अपनाया कब किया, तो 16 फरवरी 2005 में इसको अपनाया गया था, 2005 में अपनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव गतिविधियों को परिवर्तित पर्यावरण, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, यानी मानव जनित प्रदूषक से जो उत्पन्न होता है। मानव अगर कोई मतलब प्रदूषण फैला रहे हैं उसी को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण, और उसी से जो एनवायरनमेंट बन जाता है गंदा उसको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। लाइकेंस क्या काम करता है, तो ये वायु प्रदूषण सूचक के रूप में काम करता है। लाइकेंस जो है जैसे पेड़ों में आप देखते होंगे कभी कभी हरा हरा एकदम हो जाता है कुछ चिकना सा, तो ये जो है कवक और शैवाल होते हैं। जितना ज़्यादा लाइकेन होगी उतनी अच्छी स्थिति है वहाँ के वायु की, ये दर्शाता है। ज़्यादा लाइकेन मतलब अच्छी स्थिति। फिर जो है यूट्रोफिकेशन के बारे में, सुपोषण के बारे में फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जब जल में पोषण तत्व बढ़ जाते हैं और तथा शैवालों और पादपों की संख्या बढ़ने लगती है तो जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है बड़े शिकारों की भूमि किसको कहा जाता है, जहाँ बड़े बड़े जानवर होते हैं। बड़े बड़े जानवर कहाँ होंगे, जहाँ ज़्यादा जंगल होगा। ज़्यादा जंगल कहाँ होगा, जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहीं ज़्यादा जंगल होगा। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश जो है, जो ऑप्शन में ये दिया था। अब ऑप्शन में अगर ये ना रहे तो समझ लीजिएगा अमेजन के जंगल लिखा होगा, या फिर कांगो नदी घाटी एरिया जो अफ्रीका में है, जो भी भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया होगा पूरी पृथ्वी पे, वहीं पर बड़े शिकारों की भूमि उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से क्या होता है, तो ऊर्जा घटती है। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर जो ऊर्जा घटती है, इसको किसने दिया था ये नियम, ऊर्जा ह्रास का 10% ऊर्जा ह्रास का नियम किसने दिया था, तो ये लिंडमान का नियम है, ये वैज्ञानिक का नियम है 10% ऊर्जा ह्रास का नियम। ये एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर ऊर्जा ह्रास होता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय देशों में
तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं, क्योंकि तितली जो है ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं और गर्म ही इन्वायरमेंट में रह पाती हैं, बहुत ठंडे में ही अपने आप को जीवित नहीं रख पाती हैं। तो इसलिए जो है तितलियों के बारे में ये तितलियों का प्रदेश, बहुत सारी तितलियां दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। दक्षिण अमेरिका बहुत प्रसिद्ध पक्षियों के लिए, पक्षियों की भूमि कहा जाता है, और तितलियां भी वहाँ ज़्यादा होती हैं। नीलहरी शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, ये भी हमने पढ़ा था। नीलहरी शैवाल जो है उर्वरक के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट है स्मॉग यानी धुआं क्या है, तो सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड और ओजोन, ये सब जो है स्मॉग के रूप में काम करते हैं। ओजोन देखिए यहाँ पर प्रदूषक के रूप में आ गया, ओजोन वायु प्रदूषक के रूप में। अब यही ओजोन लेयर में होता तो वहाँ पे हमारी रक्षा कर रहा होता। नेक्स्ट है इकोसिस्टम में उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, मतलब यही लिखा हुआ है कि जो उत्पादक वाला स्तर होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं प्राथमिक उपभोक्ता से। निचला जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जो मांसाहारी और वो होते हैं, धीरे धीरे मतलब वो उसका कम होता जाता है। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, तो जो उत्पादक होते हैं, पौधे बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट है 2018 का क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर प्रथम कार्य योजना कब आई थी, तो 2008 में एक कार्य योजना जारी की गई थी भारत में। उसके तहत 8 मिशन लाए गए थे। ये मिशन से बहुत क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो प्रथम कार्य योजना 2008 में आई थी। इसमें सौर मिशन है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन है, सतत पर्यावास मिशन है, जल मिशन है, हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए मिशन है, हरित भारत मिशन है, सतत कृषि मिशन है, जलवायु परिवर्तन रणनीति ज्ञान मिशन है। तो अब देखिए इसी में से क्वेश्चन पूछाता है। हिमालय से संबंधित भी इसमें चर्चा की गई है, पर्यावास से भी संबंधित है, जल भी इसमें आ जाता है, सौर ऊर्जा भी इसमें आ जाती है, और ऊर्जा दक्षता भी इसमें आ जाती है, कृषि भी इसमें आ जाता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछाता है। अब सड़क वगैरह आ जाएगी तो इसमें ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है बाघ परियोजना कब आई थी, 1 अप्रैल 1973 में। वैश्विक ताप में वृद्धि क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में नंबर 1 कौन है, तो चीन है। सौर ऊर्जा पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं है। सौर ऊर्जा मतलब वही है कि नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है वो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती, चाहे वो वायु एनर्जी हो या फिर जो भी, मतलब जो भी हमने नवीकरणीय में पढ़ा था, ज्वारीय ऊर्जा वगैरह, तो ये सब जो है पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत क्या कहलाती है, तो संपोषणीय विकास। अब इसी को संपोषणीय विकास कहो, धारणीय विकास कहो, सतत विकास कहो, सब चीज़ सेम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में कहा जाएगा, यही एक वर्ड याद रखिए, कभी कभी इंग्लिश के वर्ड पकड़ के चलिए। नेक्स्ट है सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास ही, मतलब ये रिपोर्ट जो आई थी वही अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट से संबंधित है। सतत विकास 1987 में आया था, इसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो हंगुल के लिए, कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। मानस नेशनल पार्क असम में। पेरियार नेशनल पार्क केरल में। सिमलीपाल उड़ीसा में। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ होती है, मतलब सबसे ज़्यादा ओजोन कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। जब आप लेयर्स पढ़ें तो इसको इसी तरह से पढ़िएगा। कभी कभी हिंदी वाले में भी ये समताप मंडल नहीं लिखा रहता है, देवनागरी लिपि में स्ट्रेटोस्फीयर लिखा रहता है, तो इस तरह से पढ़िएगा। स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन लेयर होती है 30 to 35 किलोमीटर पे। वनस्पति जो है जलवायु का सही सूचक है, ये कथन किसका है, तो व्लादिमीर पीटर कोपेन का। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। और कोपेन ने जलवायु को 5 भाग में बांटा था, ये इंपॉर्टेंट है। शुष्क, उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, महाद्वीपीय और ध्रुवीय। शुष्क, उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, महाद्वीपीय और ध्रुवीय, ये जो है कोपेन ने बांटा था 5 भाग में। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है, तो जलीय जो सागरीय जो पारितंत्र होता है सबसे ज़्यादा स्थिर होता है। अगर सागरीय नहीं लिखा रहेगा तो जलीय ऑप्शन लगाइएगा। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से चक्रवात, तूफान, बवंडर ये सब आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी ऐसे चरम घटनाएं होती हैं। फिर वही इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू में राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, जब पवित्र उपवन, ये सब आते हैं। एक्स सीटू में जीन बैंक, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, डीएनए बैंक आता है, जहाँ पे अलग से जानवर को ला के रखा जाता है। नेक्स्ट है स्मॉग क्या है, स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक है। प्राथमिक और द्वितीयक जितने भी प्रदूषक हैं याद रखिएगा, ये द्वितीयक प्रदूषक है स्मॉग। प्राथमिक में कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आते हैं। ये इन्वायरमेंट वाले नोट्स में आपको प्राथमिक द्वितीयक सारे प्रदूषक मिल जाएंगे। जो सीधे सीधे अफेक्ट करता है वो प्राथमिक में आता है, और जो थोड़ा सा इनडायरेक्टली करता है स्मॉग में आप जो को प्राथमिक द्वितीयक सब मिले रहेंगे, तो ये जो है द्वितीयक प्रदूषक हो जाता है। नेक्स्ट है प्रजातीय विविधता सर्वाधिक जो है कहाँ होती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में और कोरल रीफ में, जो समुद्र में कोरल रीफ होती है उसमें। COP21 कब हुआ था, पेरिस 2015 में पेरिस में हुआ था। अभी रिसेंट में नवंबर 2025 में COP30 होगा,
ये कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। और COP 29 नवंबर 2024 में हो चुका है बाकू अजरबैजान में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव जनित जीवोम किसको कहते हैं? तो फसली कृषि को जो है मानव जनित जीवोम कहा जाता है। और ये भी एक तरह का जीवम, कोई खेत है वो उसका अपना पारिस्थितिकी तंत्र है, तो हर एक चीज़ का अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट है कंगारू चूहा USA में बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है। इस तरह से क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा लंबी अवधि तक पानी पिए बिना रह सकता है? तो कंगारू चूहा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? जामनगर गुजरात, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है ग्रीन पीस का मुख्यालय। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी वैंकूवर कनाडा में, मुख्यालय इसका एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट है 2017 के क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका स्रोत क्या है? तो ये थर्मल पावर प्लांट से भी कार्बन बहुत सारी चीज़ों से निकलती है, लेकिन मैचिंग में आया था थर्मल पावर प्लांट से निकलती है जहाँ पर कोयला जलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है रेफ्रिजरेटर से, AC से निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है जलमग्न धान के जो खेत हैं वहाँ से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टों से निकलती है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट, इसका पहले नाम था 1936 में हेली नेशनल पार्क, उसके बाद जिम कॉर्बेट हो गया। नेक्स्ट है 2014 से 24 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सबके लिए वही सतत विकास वाला क्वेश्चन है ये, और 17 सतत लक्ष्य है जिसको 2030 तक पूरा करना है। भोपाल गैस त्रासदी वाली घटना जो है ये, इसमें कौन सी गैस यूज़ हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट यूज़ हुई थी। और ये घटना कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। 1984 की घटना है ये। श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। ये जो कण होते हैं प्रदूषण वाले हमारे अंदर चले जाते हैं क्योंकि इनका आकार कम होता है और फेफड़ों को हानि पहुंचाते हैं। जलवायु परिवर्तन से सामाजिक दबाव बढ़ रहा है और खाद्य सुरक्षा पर भी इसका चरम मौसम का प्रभाव पड़ रहा है। ये क्वेश्चन था, ये मतलब स्टेटमेंट था, ये सही है। नेक्स्ट है जीव से जैवमंडल तक का जैविक संगठन, पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य। जनसंख्या रहती है, फिर उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। जनसंख्या है, फिर समुदाय है, फिर पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, फिर कैसा दिख रहा है उसका भूदृश्य वो बनता है। नेक्स्ट है पौधों का जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस अधिकतम कहाँ पर होता है? ह्यूमस जहाँ पर अधिकतम हो, मतलब वहीं पर अधिकतम होगा जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। तो ह्यूमस उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं वहाँ पर ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है। फिर जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण नियम कब आया था? 86 में आया था। नेक्स्ट है प्राकृतिक संतुलन के लिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो वही 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और 78% वो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो उसका जो रेशियो है वो याद करिएगा, उसको इन्वायरमेंट में दिया हुआ है। नेक्स्ट है जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे होता है? तो अगर उनका आवास नष्ट हो जाए तो सबसे ज़्यादा संकट होता है। अगला है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चलित स्वचालित की संख्या में विस्फोट और अत्यधिक वनोन्मूलन, ये सब जो है पेड़ और काटना, ये सब जलवायु परिवर्तन के ही का मतलब जनरेट करते हैं। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देते हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है 2016 का क्वेश्चन, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है कौन सा होता है? तो धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र मानव द्वारा बनाया जाता है। खाद्य श्रृंखला में मानव जो है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक में अगर शाकाहारी है तो प्राथमिक उपभोक्ता है, सर्वाहारी है तो द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाता है। जैव विविधता ह्रास का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवास का निवास। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ये सब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, ये सब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। भारत में जलवायु परिवर्तन पर प्रथम कार्य योजना कब जारी की गई थी? तो सन 2008 में। अभी हमने देखा था प्रथम कार्य योजना में जो चीज़ें थी वो भी हमने ऊपर देखी थी। नेक्स्ट है उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। उर्वरक जो है सब मतलब धीरे धीरे सब जगह प्रदूषण फैलाता है। नेक्स्ट है 2015 के क्वेश्चन, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? तो ये प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 12 से 13 फरवरी 1979 को जिनेवा में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 92, प्रथम शिखर सम्मेलन +5, इसी में प्लस करते जाओ तो वही +5 हो जाता है 97 में हुआ था। कार्बन क्रेडिट
जो है यानी क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में। इस कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए किस प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो क्योटो से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में। आइस कोर, जिसको टुकड़े कहते हैं, आइस कोर के टुकड़े जलवायु परिवर्तन के संकेतक होते हैं, मतलब अगर टुकड़े टूट रहे हैं तो जलवायु परिवर्तन का ही वो होता है। लघु हिमकाल 1650 से 1870 के बीच के समय को माना जाता है। पृथ्वी का अंडाकक्षीय मार्ग, घूर्णन अक्ष, उपसौर अपसौर जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत हैं। तो ये सब खगोलीय सिद्धांत के ही रूप में माने जाते हैं, मतलब ये उपसौर अपसौर सब खगोलीय घटनाएं ही हैं। लघु हिमकाल 1650 से 1870 के बीच के समय को माना जाता है, क्योंकि ये सब अलग अलग क्वेश्चन हैं, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। लघु हिमकाल 1650 से 1870 के बीच के समय को माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा ठंडी ज़्यादा थी। नेक्स्ट है जैविक हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने दिया था 1988 में। 4 हैं हमारे हॉटस्पॉट: पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडरलैंड। जैव विविधता बढ़ोतरी में सहायक क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, तंत्र की आयु जो है इसके वो सहायक है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कैसा तंत्र है? तो एक खुला तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र, और इसकी स्वयं की उत्पादकता होती है, अपने पेड़ पौधे होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक के रूप में काम करते हैं। इसमें जैविक अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं, ऐसा नहीं केवल जीवित चीज़ें शामिल होंगी, अजैविक घटक भी इसमें शामिल होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र की उत्पादकता उष्णकटिबंधीय सवाना वन और उष्णकटिबंधीय वन से कम होती है। ये एक स्टेटमेंट है। सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे होती है घास की उत्पादकता, मतलब किस क्षेत्र की उत्पादकता? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा भूमध्य रेखा के आसपास, उसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध की ओर जाते हैं, वैसे वैसे उत्पादकता कम हो जाती है। मृदा के गुण संरचना से संबंधित शब्द कौन सा है? मिट्टी के बारे में हम जो भी पढ़ेंगे उसको कहते हैं इडेफिक। इडेफिक। प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। मेगा डाइवर्स क्षेत्र देश कौन कौन से माने जाते हैं? यूएनईपी के द्वारा 17 देश हैं, मेगा डाइवर्स देश इसको कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मडागास्कर, मलेशिया, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला, मैक्सिको, पपुआ न्यू गिनी, कॉन्गो डेमोक्रेटिक, कोलंबिया, चीन, इक्वाडोर। वही जहाँ जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं क्षेत्रों को भूमध्य रेखा के आसपास वाले को मान लेते हैं। नेक्स्ट है मतलब जहाँ पे अच्छा पेड़ पौधे हैं वहाँ। 2014 का क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम कब आया था? 1927 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन्य जीव संरक्षण 72 में। संरक्षण पर्यावरण संरक्षण 86। जल संरक्षण 1974, संशोधन हुआ 77 में। वायु प्रदूषण वाला 81 में हुआ था। जैव विविधता अधिनियम 2002। एजेंडा 21 1992 में आया था। इसके तहत 4 समझौते इसमें हुए थे। एजेंडा 21 में समझौतों की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो ये 4 समझौते हुए थे। इसमें 40 अध्याय हैं और 300 पेज का है ये एजेंडा 21। 40 अध्याय, 300 पेज और समझौतों की संख्या 4। प्रजाति विलोपन हेतु उत्तरदायी क्या है? कि अगर कोई प्रजाति की बड़ा आकार होगा तो विलोपन के लिए उत्तरदायी है। संकुचित नीच मतलब उसका जो घर होगा, उसका जो घर मतलब कि वो उसके रहने की जो कंडीशंस होंगी वो कम होंगी, तो फिर वो जो है प्रजाति विलोपित हो जाएगी। आनुवांशिक भिन्नता के कारण भी ये होता है। फिर जो है व्यापक नीच प्रजाति विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। व्यापक नीच प्रजाति मतलब बहुत सारी प्रजातियां जो होती हैं अगर एक नीच में है तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मतलब उसके विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो 1994 से इस दिवस को मनाया जा रहा है, घोषणा की गई। मतलब नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी नीरी की। नीरी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। केवलादेव राजस्थान में। कान्हा मध्य प्रदेश में है। पेरियार केरल में है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 87 में। वही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक धनी कौन सा है? तो अगर हॉट स्पॉट क्षेत्र उसमें कोई भी लिखा होगा, चाहे पश्चिमी घाट, चाहे इंडो बर्मा क्षेत्र, चाहे सुंडरलैंड, चाहे पूर्वी हिमालय, तो वो सब सबसे ज़्यादा धनी वही होगा जैव विविधता से। नेक्स्ट है पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक वन क्षेत्र जो है 33% है और वर्तमान में भारत में 25.17% है वन, जो 2023 की रिपोर्ट है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो 2023 की रिपोर्ट अभी ही जारी की गई है। वन रिपोर्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन, मतलब वन रिपोर्ट वाला नोट्स एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर जो है ग्रीन मफलर का संबंध प्रदूषण कम करने से, इसीलिए राजमार्गों पर पौधे लगाए जाते हैं क्योंकि वो ध्वनि को कम कर सकें। विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा होता है।
मीथेन गैस जो है घास के खेत से निकलती है, हर दलदली क्षेत्र से निकलती है वैसे तो। ओजोन जो ऑप्शन में रहेगा वही सही होगा, मतलब ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेड से हमें को बचाती है। पारा प्लास्टिक एस्बेस्टस ये जैव विघटित प्रदूषक नहीं, मतलब ये घुलते नहीं अपने आप से, लेकिन घरेलू कचरा वाहित मल वगैरह जो है ये जैव विघटित होते हैं, अपने आप से खत्म हो जाते हैं। फिर है भारत में अवस्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क जो 1936 में बना था। फिर दुधुआ जो है 1977 में अपना वाला है ये। प्राथमिक, ये देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं, सब लिखा है यहाँ पर। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, डीडीटी, प्लास्टिक। डीडीटी प्लास्टिक बहुत पूछा जाता है, प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं डीडीटी प्लास्टिक। द्वितीय प्रदूषक में H2SO4 आता है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आता है, HNO3 आता है, धूमकोरा आता है, ओजोन भी द्वितीय प्रदूषक में आता है, अमोनिया भी इसमें NH3 भी इसमें आता है। तो ये सब द्वितीय प्रदूषक हैं। फिर जो है जैव विविधता का अर्थ क्या है, तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु जो है जैव विविधता का इसका अर्थ होता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं, पूरे 10 साल का आपका हो गया। बड़ी मेहनत से इसको बनाया गया है, बहुत मेहनत से लिखा भी गया है और बोला भी जा रहा है। तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। और ये सारे नोट्स चाहे PYQ वाले हों, चाहे ये जो मतलब जो बूस्टर सीरीज चल रही थी, या फिर जितने भी हैंड रिटन नोट्स आप देखते हैं वो सब आपको, या करंट अफेयर मंथली वाले या घटना सारांश जो भी है, टेस्ट क्विज वगैरह सब आपको UPPCS वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है 6754123344। इसी पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे UPPCS डिटेल, तो आपको डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।